सो यस, नमस्कार दोस्तों। मैं सिमी लालवानी आज आप सभी के बीच आए हुई हूँ डॉक्टर मानव अग्रवाल जी के पास। हेलो सर, नमस्कार। तो आज जी हाँ दोस्तों, यूरोलॉजी जागरूकता सप्ताह विभिन्न मूत्रों से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हमें होती है, खासकर द टॉपिक इज गुर्दे की पथरी। तो उस पे हम आज सर से बात करेंगे और साथ ही साथ जितने भी इसकी जागरूकता के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी के बीच, और साथ ही साथ जितने भी पीड़ित लोग होते हैं कैसे बचा जाए, इसके क्या सिम्टम्स हैं, जितने भी इसके बारे में बात हो आज हम सर से करेंगे। सो सर, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताना चाहें प्लीज। हेलो, मैं डॉक्टर मानव अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, आगरा नेफ्रोलॉजी सेंटर, आगरा से। तो गुर्दे की पथरी जो है, गुर्दा जो होता है किडनी होता है। किडनी बेसिकली दो होती हैं, आपकी पीठ में होती है, छाती के नीचे पीठ से स्टार्ट होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किडनी का, ये आपकी बॉडी है और ये किडनी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये किडनी का काम होता है कि खून को छानकर उसकी सारी गंदगी पेशाब में निकालनी है। तो किडनी का बेसिकली पर्पस ये होता है। अब ये आपकी किडनीज हैं, जो गुर्दा बोलते हैं हिंदी में। ये लाल वाला हिस्सा काम करता है, ये खून को छानता है और इस खोपड़ी नली से पेशाब की थैली तक आता है, फिर ये बाहर निकालते हैं। ओके, सो बेसिकली माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि गुर्दे की पथरी है क्या, है ना? तो जैसा मैंने बताया कि गुर्दा हमारा खून को छान के गंदगी पेशाब में निकालता है। ओके। तो आपने अगर बेसिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्ञान हो, तो अगर कोई भी पानी है उसमें आप नमक मिलाते चले जाएं या कोई सोल्यूट सॉल्ट मिलाते चले जाएं, तो जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है सॉल्ट की, तो सोल्यूशन में वो क्रिस्टल्स बनाना चालू कर देता है। जो मेटास्टेबल सोल्यूशन होने के बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो ऐसे ही अगर आपने पानी कम पिया है या आपका यूरिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो शरीर की जितनी गंदगी है वो 2 लीटर यूरिन में ना निकल के अगर 500 ml यूरिन में निकल रही है, तो वो गंदगी उस यूरिन में क्रिस्टल्स बनना चालू कर देगी। तो क्रिस्टल जब आपकी किडनी के ये रास्ते में, पेशाब के रास्ते में बनना चालू करते हैं, तो ये को बड़े हो जाते हैं, तो इनको हम रीनल स्टोन्स या गुर्दे की पथरी कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गुर्दे की पथरी होती क्या है या इसके जो भी चीजें हैं। सो द माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ रेनल सेल्स। तो रीनल कैल्कुलाई या गुर्दे की पथरी का प्रेवलेंस हमारे करीब 5 से 10% है। मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। मेल्स में ज़्यादा इसलिए क्योंकि अगर ट्रेडिशनली स्पीकिंग, अगर लोग धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो पेशाब कम बन रहा है, तो आपका गुर्दे की पथरी से फॉर्मेशन चाहता है। दूसरा फॉर्मेशन हमारी नॉर्दर्न गैजेटिक प्लेट्स में किसी कार्बोहाइड्रेट हार्ड वाटर की वजह से या सोलू की जो अपनी डाइटरी फैक्टर्स की वजह से इन गैंजेस गैजेटिक प्लेट्स में गुजरात में बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात ये कहूँगा कि जिसको पथरी एक बार भी बनती है, चाहे वो निकल जाए, उनको दोबारा होने के चांसेस 50% मोर देन द नॉर्मल पॉपुलेशन है। मतलब आपको अगले 10 साल में दोबारा पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसको एक बार भी स्टोर बताए। ओके, और दिस ओनली फॉर द मेल्स? फीमेल्स को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता बिल्कुल किसी को भी हो सकता है। मैंने ये बताया कि मेल्स के चांसेस ज़्यादा रहने हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि मेल्स गर्मी में धूप में ज़्यादा काम करते थे, तो उनका यूरिन प्रोडक्शन कम होता था, इसलिए उनके स्टोन के चांसेस है, ज़्यादा। ज्यादा रहते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ रेनल कैंसर? तो रीनल कैल्कुलाई गुर्दे की पथरी की, जैसा मैं शुरू से बता रहा हूँ, मेन रिस्क फैक्टर है पानी कम पीना। आप पानी कम पीते हैं तो यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, यूरिन अगर गाढ़ा होगा तो उसमें पथरी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। बाकी बस आपके हाथ में जो फैक्टर्स है, एक तो पानी है और दूसरा डाइटरी फैक्टर्स है। कुछ खाने ऐसे हैं जिससे आपका स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जैसे ऑक्सीडेट रिच फूड्स हो गए, स्पिनिच हो गया, नट्स हो गए, या फिर बीज वाले जो खाने हैं उनसे आपका ऑक्सीडेट कंटेंट बढ़ता है। बाकी फिर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि कोई गंदगी हम लोग को यूरिन में ज़्यादा निकालते हैं, कोई पदार्थ ऐसा है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, कोई आदमी यूरिक एसिड ज़्यादा यूरिन में निकालता है, कोई ऑक्सीलेट ज़्यादा निकालता है, उसके हाथों की कुछ प्रॉब्लम है, ऑक्सीलेट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो यूरिन में भी ज़्यादा निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका स्टोन फॉर्मेशन होता है। Okay, bye. Okay, so now my next question is what is the most common type of renal cancer? रीनल कैल्कुलाई कई तरीके के होते हैं। जो कॉमन कॉम्पोजिशन है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, बट मोस्ट कॉमनली कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है।
कभी कभी प्योर और कभी कभी कैल्शियम ऑक्सीडेट और फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन। ओके, सो बेसिकली अगर जैसे किसी को हो जाता है तो किस किस खाने से हम बच सकते हैं? क्या इसमें परहेज है या क्या ऐसा कुछ है, या कोई एक ऐसा घरेलू नुस्खा कैन से दैट कैसे? तो सबसे पहले तो आपको पानी की पीने की क्वांटिटी का ही ध्यान रखना है। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर यूरिन होना चाहिए। अब पानी का इंटेक आप उसी हिसाब से रखें कि आप अगर एसी की कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो पसीना कम आएगा, तो आपको पानी 3 से 4 लीटर में ही हो सकता है 2 से 3 लीटर यूरिन हो जाए। वहीं आप अगर धूप में, खेतों में, गर्मी में काम कर रहे हैं, तो आपको पानी की क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी। इसका छोटा सा इंडिकेटर ये है कि आपका यूरिन कितना गाढ़ा येलो हुआ है। अगर गाढ़ा पीला यूरिन हो रहा है, इसका मतलब आपने उससे पहले पानी कम पिया है। इतना पेशाब साफ होता है क्लियर में, कलर आपका जितना साफ होगा, इसका मतलब आपकी पानी की क्वांटिटी अपने अच्छी है। दूसरा होता है डाइटरी फैक्टर्स, जिसमें आपका सारे खाने के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। जैसे मैंने बताया स्पिनच हो गया, नट्स हो गया, ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स हो गए, सोडियम हो गया। आप बहुत एक्सेसिव सोडियम नहीं लेना है। सोडियम टेबल सॉल्ट जो होता है वो आप नॉर्मल क्वांटिटी में लीजिए। कैल्शियम का इंटेक ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कम कर देना है। अगर कैल्शियम का इंटेक बहुत कम कर देंगे तो ब्लड स्टोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना भी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कैल्शियम स्टोन्स की बढ़ जाएगी। एक नॉर्मल रेंज में कैल्शियम का इंटेक लगता है। एनिमल प्रोटीन बहुत हाई नहीं लेना है, मांस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई डाइट ऑफ एनिमल प्रोटीन आपको स्टोन्स बढ़ाती है। तो यही सब कुछ है जो आप प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बोलूँगा कि पानी का इंटेक ही रहेगा इसमें। Okay. So then my next question is, what are the clinical features of renal collapse? तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि किडनी आपकी पीठ में होती है, ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। जब स्टोन हमारा रुकावट नहीं कर रहा है पेशाब के रास्ते में, तब कोई दर्द नहीं होता है। तो वो नॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड पे कोई कराते लिख के आता है कि यहाँ पथरी है, पर दर्द नहीं हो रहा है। दर्द तब होता है जब ये पथरी हमारे पेशाब के रास्ते को रुकावट करती है। इससे पेशाब के रास्ते में पथरी रुकावट करती है। बेसिकली क्या है कि आदमी कहता है कि पेशाब तो आ रहा है। भाई, आपका अगर दूसरे गुर्दे से पेशाब आ रहा है या थोड़ा सा स्थिर गुर्दे से आ रहा है तो पेशाब तो बाहर आएगा ही। मगर अगर गुर्दे के रास्ते में कहीं पे भी पतली रुकावट करेगी तो पीछे की तरफ सूजन आ जाएगी, बैक प्रेशर आ जाएगा। उसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द होता है। पीठ के दर्द के बाद आपके इतना स्टोन नीचे जाएगा इस नली में, तो आपका पीठ के दर्द से लेके यहाँ पेशाब के रास्ते तक कहीं पे भी दर्द हो सकता है। और दर्द ये बहुत सीवियर होता है। जनरली इंजेक्शन लेने पड़ते हैं पेन किलर के जब बहुत सीवियर दर्द होता है। इसके अलावा रुकावट की वजह से जब पेशाब रुक रहा है, जहाँ पे भी पानी रुकेगा गंदा होगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा। ऐसे ही पेशाब के लिए अगर पेशाब रुक रहा है तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बुखार भी आ सकता है, और पथरी के रगड़ने की वजह से पेशाब की दीवारों से खून भी आ सकता है। तो मेजर जो सिम्टम्स आते हैं वो दर्द है, खून है पेशाब में, या पेशाब में चलन है, जो कि इन्फेक्शन का साइन है। ओके, फाइन। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो कि हो सकते हैं, तो घबराए मत। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ क्लियर आउट हो सकती है। सो द माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज रेनल कैलकुली डायग्नोस्ड? तो रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी को डायग्नोस करने के लिए हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से तो डायग्नोस नहीं होता। हाँ, आप जो बताते हैं और उसकी लोकलाइजेशन से, आपकी सवालों के जवाब से हम समझ पाते हैं कि आपको इंडिकेशन मिलता है कि किस तरह और कौन सी तरह का आपको स्टोन हो सकता है। इसके लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर स्टोन आपके पकड़ में आ जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा स्टोन रह जाता है या आपके पेट में बहुत गैस थी अल्ट्रासाउंड करते ना, तो फिर सीटी स्कैन। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में आपके ज़्यादातर स्टोन पकड़ में आते हैं। मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन यूज होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। क्या पथरी अपने आप निकाली जा सकती है? जी, पथरी ज़्यादातर जो कि पेशाब की नली, ये पेशाब की नली है, गुर्दे की नली, पेशाब के रास्ता है, ये थैली है, ये पेशाब का रास्ता है। तो गुर्दे की नली में जो पथरियाँ हैं, अब देखिए इस गुर्दे की नली का साइज आपका 4 से 5 mm होता है, और यहाँ जब ओपनिंग पेशाब की थैली में होती है उसका 3 से 4 mm होता है। तो पथरी का साइज कितना है और उसकी लोकेशन क्या है, उसकी बेसिस पे होता है कि कौन सा स्टोन किस लोकेशन पे, किस साइज का, उसके कितने चांसेस हैं निकलने के। तो अगर ये पथरी आपकी नीचे है, नीचे आप पहुंची है 4 mm से कम है,
तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके स्टोन के अपने आप एक्सपेंड हो जाने के। वैसे ही 6 mm से ऊपर है तो चांसेस आपके काफ़ी कम बाहरी हो हो रही जाते है। हैं। हाँ, अपने आप बाहरी। स्पॉन्टेनियसली पेशाब से निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट 6 mm से पड़े हैं। हालांकि हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो पहला पार्ट देते हैं, हम लोग मेडिकल एक्सपर्सिव थेरेपी बोलते हैं, मतलब हम मेडिसिन जो देते हैं ताकि वो स्टोन निकल पाए, उसमें हमने 8 mm 10 mm तक के स्टोन भी दवाइयों से ही निकाले। Okay, fine. Thank you. What are the factors that can affect the management of renal care? तो एज अ डॉक्टर हमारा काम ये है कि हमें सारी फैक्टर्स देखने हैं आपके। हमें केवल पथरी से मतलब नहीं है, हमारा मेन कंसर्न है कि आपकी किडनी खराब नहीं हो जाए पथरी के चक्कर में। क्योंकि कई पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जिनको अनफॉर्चुनेटली ये पेन नहीं हुआ क्योंकि किडनी ने काम करना बंद कर दिया पथरी रुकावट की वजह से। उनको पेन नहीं होता, उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो हम लोग, हमारे अल्ट्रासाउंड है उसमें हम लोग कई सारे फैक्टर्स देखते हैं कि पथरी की वजह से गुर्दे में कितनी रुकावट आ रही है, आपको बुखार तो नहीं है, आपकी किडनी में पस तो नहीं बन रहा है। अगर ये सब फैक्टर्स रूल आउट हो जा रहे हैं कि सूजन थोड़ी सी है, पेशाब से भी पास हो रहा है पथरी के बगल से, और पस का कोई नामो निशान नहीं है, बुखार नहीं है, तो दवाई से निकलने के चांस अच्छे हैं। और उसके बाद अगर पथरी का साइज बड़ा है, मान लीजिए 1-1.5 सेंटीमीटर की पथरी ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके चांसेस बहुत कम है अपने आप निकलने के। तो उसको हम लोग कई ऑप्शंस अवेलेबल है जिसकी वजह से निकाल सकते हैं। और जैसे कि कभी कभी किसी किसी को पस जम जाता है बेसिकली, है ना, बॉडी में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर किडनी स्टोन की वजह से किडनी में पस जमा है तो उसका बहुत खतरनाक आपको रिजल्ट हो सकता है कि किडनी आपकी फेल हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से बीपी पल्स भी आपका फॉल कर सकता है। अगर फ्रैंक पस है कि अच्छा खासा पस बन चुका है, आप गड़बड़ है कंडीशन, तो हम लोग के पास अगर हम उसको तुरंत, क्योंकि अगर इतनी गड़बड़ कंडीशन में है तो तुरंत ऑपरेशन करना संभव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक पतला सा तार हम अंदर से डाल देते हैं ताकि ऊपर से पेशाब नीचे उतरना चालू हो जाए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, पथरी इतनी जल्द से बुरी तरह फंसी हुई है कि वो तार भी हम नहीं डाल पा रहे, तो हम सीधे पीठ से एक ट्यूब डाल देते हैं किडनी के अंदर ताकि पस निकल जाए, उसके बाद फिर किडनी को रिकवरी का टाइम। Okay, fine. So then my next and second last question is, what are the treatment available for renal care? तो रीनल कैल्कुलाई के लिए ट्रेडिशनली कई सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी, जिसमें हम केवल दवाइयों के सहारे से ही आपकी पथरी निकालते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो आपका, अगर गुर्दे की नली में पथरी है तो उसको बोलते हैं यूआरएस, रिजिड यूआरएस। रिजिड यूआरएस आपका लोअर यूरेटर, मतलब नीचे नली, गुर्दे की नली में पथरी को तोड़ते हैं। इसमें कोई छेद छीड़ा टाका नहीं आता। अगर पथरी ऊपर नली में है या किडनी में है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल यूआरएस, मतलब जो स्कोप हम पेशाब के रास्ते से पूरा गुर्दे की नली तक ले जाते हैं और उससे लेजर को पथरी से चूड़ा कर देते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन होता है जो किडनी फीट में से ही छेद करके हम लोग उस पथरी को तोड़ के निकाल देते हैं डायरेक्टली, तो उसको पीसीएनएल बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं, कुछ जो आउट ऑफ डेट ऑप्शंस हो गए हैं बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिकल कंसर्न। ESWL, ये तो ट्रिक्स जिसे बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, उसमें शॉक वेव थेरेपी देके स्टोन तोड़ देते हैं, उसका कमर्शियल रीजंस की वजह से आउट ऑफ डेट हो गया है। अदरवाइज अगर सरकारी में है तो वो भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है, ट्राई करते हैं। Okay, fine. So then my next and last question is, what are the general measures that can be taken to prevent recurrent stone formation? रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन मतलब आपको पहले स्टोन रहा था और आपको दोबारा नहीं हो, उसके मेजर्स पक्का करने हैं। तो अगर आपको बार बार स्टोन हो रहे हैं तो हम लोग जब स्टोन निकालते हैं या स्टोन आपके हाथ में आए तो एक होता है स्टोन एनालिसिस। स्टोन की कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ का बना, जैसे हमने पहले बात की थी कि कैल्शियम ऑक्सीडेट। अब कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन तो उसके लिए हम थोड़े डिफरेंट प्रिकॉशंस ले सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स और इन्फेक्टिव स्टोन्स, ये इनकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर होते हैं कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स है, आपकी किडनी कुछ किसी तरीके से घूमी हुई है या पेशाब की नली कुछ मुड़ी हुई है जिसमें स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो कुछ मेडिसिन हैं जो आपके रिकरेंस प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपकी, जो मैंने प्रिकॉशंस बताए, डाइटरी फैक्टर्स, पानी का इंटेक और खाने पीने का, इन सब चीज़ों से आप रिकरेंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ रही है
और साथ ही साथ काफ़ी ईजिएस्ट है बिना चीरा बिना टाके के बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी लेवल पे इसे क्लियर आउट किया जाता है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.